हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है एन क्वींस गेम। इस गेम में हमें क्या करना होता है ना कि हमें एन क्वीन दी हुई होती हैं और इन एन क्वींस को हमें एक बोर्ड दिया होगा एन क्रॉस एन डायमेंशन का, जिसमें हमें प्लेस करना है एन क्वींस को। और इस गेम के रूल्स कुछ इस तरह हैं कि हर रो में एक ही क्वीन आ सकती है। जैसे कि अगर मैं इस रो को कंसीडर करूँ तो इस पूरे रो में बस एक ही क्वीन आ सकती है और हर कॉलम में भी सिर्फ एक ही क्वीन आ सकती है। तो यानी कि कोई भी दो क्वींस जो हैं एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकती। और इस पर्टिकुलर गेम में जो है कुछ कलर्ड सेल्स भी दी हुई हैं, जैसे एक कलर्ड रीजन दिया हुआ है। तो इस कलर्ड रीजन में भी ना सिर्फ एक ही क्वीन आ सकती है। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, एक ऐसा सॉल्वर एल्गोरिथम बनाना है जो कि गिवन बोर्ड के कन्फिग्रेशन का यूज़ करके हमें ये बता देगा कि कहाँ पर हमें क्वींस को प्लेस करना है सच डैट नो टू क्वींस आर अंडर अटैक। इस गेम में एडिशनल रूल एक और है कि जैसे एक तो ये हो गया कि कलर रीजन में एक ही क्वीन आ सकती है, जैसे इस कलर रीजन में एक ही क्वीन आ सकती है, इसमें भी एक ही क्वीन आ सकती है। लेकिन ये भी है कि कोई भी क्वीन अगर हमने प्लेस कर दिया तो उसके एडजेसेंट सेल यानी कि इन सारे सेल्स में डायगनली भी कोई क्वीन हम लोग नहीं प्लेस कर सकते। अगर दो क्वींस डायगनली प्लेस नहीं है तब तो हम उसे मतलब एडजेसेंट नहीं है तब तो डायगनली हम प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक क्वीन यहाँ पर प्लेस हो गया तो इसके डायगनली हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन एडजेसेंट है अगर तो हम डायगनली नहीं प्लेस कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ और यहाँ नहीं प्लेस कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है बैक ट्रैकिंग अप्रोच का यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पूरे जो बोर्ड है उसको एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे मैं इंडेक्सेस डाल देता हूँ 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि इस बोर्ड की जो डायमेंशन है वो 10x10। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि एक लूप का इस्तेमाल करेंगे और आइटरेट करेंगे सारे कॉलम्स में 0 से लेके 9 तक। और फिर हम उसमें क्या करेंगे ना क्वीन को प्लेस करेंगे। जब भी मैंने एक क्वीन को प्लेस कर दिया है तो क्योंकि मुझे पता है कि सेम रो में एक से ज़्यादा क्वीन नहीं आ सकते, तो मैं एक रिकर्सिव कॉल करूँगा नेक्स्ट रो के लिए। यानी कि जिस भी पोजीशन पे मैंने क्वीन डाल दिया अब उसके नेक्स्ट रो में मैं फिर से एक रिकर्सिव कॉल करूँगा। और जब भी मैं किसी क्वीन को प्लेस कर रहा हूँ तो प्लेस करने से पहले मैं ये चेक करूँगा कि क्या जिस पोजीशन पर मैं क्वीन प्लेस कर रहा हूँ वो एक पॉसिबल एक वैलिड पोजीशन है या नहीं। जैसे कि अगर मैंने क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया और अगले रिकर्सिव कॉल में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ना, तो क्योंकि ये दोनों क्वींस जो हैं वो सेम कलर रीजन में करेंगी तो इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं प्लेस कर सकता। और दूसरा एक ये भी है कि दोनों क्वीन सेम कॉलम में है। तो इसलिए जब भी मैं किसी क्वीन को प्लेस करूँगा तो प्लेस करने से पहले मैं ये चेक करूँगा कि जो पोजीशन पर मैं उस क्वीन को प्लेस कर रहा हूँ वो एक वैलिड पोजीशन है नहीं। अब ये कैसे चेक करूँगा कि वैलिड पोजीशन है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मैं मेरे पास यहाँ पर रो और कॉलम का जो है इंडेक्सेस मेरे पास अवेलेबल होंगे। जब मैं रिकर्सिव कॉल करूँगा तो रो को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यानी कि हर रिकर्सिव कॉल के लिए मेरे पास रो एज अ पैरामीटर होगा। और जब मैं हर कॉलम में आइटरेट कर रहा हूँ तो फिर मैं कॉलम के लिए एक वेरिएबल का यूज़ करूँगा। तो रो और कॉलम का यूज़ करके मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी पोजीशन क्या है। इस समय करंट जिस सेल में मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ क्वीन उसकी पोजीशन क्या है। उस पोजीशन का यूज़ करके मैं उस पर्टिकुलर कॉलम में चेक करूँगा कि क्या उससे पहले कोई क्वीन प्लेस थी, और अगर कोई क्वीन अगर प्लेस थी ऑलरेडी तो फिर मैं उस पोजीशन पर क्वीन को प्लेस नहीं करूँगा, यानी कि इस पोजीशन पर क्वीन को प्लेस नहीं करूँगा और अगले कॉलम में चला जाऊँगा। और एक और चीज़ हमें ये करनी होगी कि किसी भी कलर में मैंने क्वीन प्लेस कर दिया तो उस कलर को मैं विजिटेड मार्क कर दूंगा। अब इसमें हम हर कलर को एक कोड से मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वायलेट कलर है उसको मैंने मैप कर दिया 0 से, और ये जो ऑरेंज कलर है उसको मैंने मैप कर दिया 1 से। तो कुछ इस प्रकार जो है हर कलर को मैं एक कलर कोड असाइन कर सकता हूँ और इस कलर कोड को मैं एक विजिटेड सेट में स्टोर करते हुए चलूँगा। जैसे ही मैंने कोई किसी पोजीशन पर क्वीन को स्टोर किया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कलर होगा ना उस कलर कोड को मैं सेट में स्टोर कर लूँगा। तो इससे होगा कुछ यूँ कि जब मैं नेक्स्ट रो में जाऊँगा और अगर मेरे को वही कलर्ड सेल वापस मिल गया क्योंकि मुझे पता है कि वो तो ऑलरेडी विजिटेड था,
तो फिर मैं उस पोजीशन पर क्वीन को वापस प्लेस नहीं करूँगा और हम नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एल्गोरिथम को कोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है कलर डिफाइन कर दिए हैं बस आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पर जो कलर स्कीम होगी और ये जो कलर स्कीम है वो मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बस लिमिटेड सेट ऑफ कलर ही थे। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सारे जो कलर्स थे उसको कलर कोड असाइन कर दिए। जैसे कि वायलेट को मैंने पर्पल को मैंने असाइन कर दिया है 1 और वायलेट को असाइन कर दिया 2। तो कुछ इस प्रकार मैंने क्या किया कि एक 2D मैट्रिक्स बनाया है बोर्ड जिसका नाम है, और इसकी डायमेंशन 10x10 है और इसमें सारे कलर कोड मैंने फिल कर दिए हैं। तो और इस फंक्शन के बारे में बताऊं तो इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि इसमें हम जो भी कलर कोड असाइन करेंगे, मतलब पास करेंगे, कंसोल पे जो वैल्यू आउटपुट होगी उसका कलर वही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि हम जो है कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पर हम क्वीन को प्लेस कर सकते हैं नहीं, उसे कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसका नाम देते हैं इज़ वैलिड पोजीशन। तो यहाँ पे मैं एज ए पैरामीटर ले लूँगा इस 2D मैट्रिक्स को, इसको बाय रेफरेंस मैं पास कर दूँगा। और जो दूसरा हमारा पैरामीटर होगा, एक तो हो जाएगा रो और एक तो हो जाएगा कॉलम। इसमें मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसमें मैं रो को स्टोर कर लेता हूँ और कॉलम को स्टोर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि हम किसी भी पोजीशन पर क्वीन को अगर प्लेस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम में मैं चेक करूँगा वर्टिकली अपवर्ड्स। यहाँ पे मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर सपोज ना मैंने यहाँ पर अगर क्वीन प्लेस कर दिया है तो मुझे बस ऊपर ही चेक करने की ज़रूरत है कि क्या कोई ऑलरेडी क्वीन प्लेस थी उस पर्टिकुलर कॉलम में, क्योंकि जब रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तभी हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर उसके नीचे कोई क्वीन प्लेस ही नहीं होगा, क्योंकि हम जो है रिकर्सिवली जो है नेक्स्ट रो को कॉल किए जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे को सिर्फ जिस पोजीशन पे मैं प्लेस करने जा रहा हूँ बस उसके ऊपर ही चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक वाइल लूप बनाता हूँ जहाँ पे मैं रो को डिक्रीमेंट करते जाऊँगा। यहाँ पे चेक कर लेता हूँ i > 0 और चेक कर लेता हूँ जब भी मैं कोई क्वीन अगर प्लेस कर दिया तो फिर जो है ना इस मैट्रिक्स में मैं -1 फिल कर दूंगा। जैसे कि अगर यहाँ पर क्वीन था, अगर मान लो इनिशियली यहाँ पर कोई क्वीन ऑलरेडी प्लेस था और मैं इस पर्टिकुलर कॉलम में आया तो यहाँ पे मैंने -1 स्टोर किया हुआ, तो उस -1 वैल्यू से ही मैं पता लगाऊंगा कि क्या उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई ऑलरेडी क्वीन स्टोर थी कि नहीं। तो मुझे बस ये चेक करना होगा कि इफ़ बोर्ड i j इज़ लेस देन 0 या फिर इक्वल टू -1, तब मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स कि यहाँ पर उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में हम जो है क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, आई को डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये तो हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलम में चेक करने के लिए, चेक कॉलम। अब जैसे मैंने दूसरा रूल बताया था कि हम जो है किसी भी सेल में हमने क्वीन प्लेस कर दिया ना तो उसके डायगनली हम जो है कोई क्वीन जो डायगनल एडजेसेंट हो उसमें हम क्वीन प्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर डायगनली एडजेसेंट ना हो तब तो मैं डायगनली प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ कर सकता हूँ और यहाँ भी, लेट्स से यहाँ भी कर सकता हूँ। लेकिन जो एडजेसेंट होगा ना और फिर डायगनल होगा वहाँ पे मैं नहीं प्लेस कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वीन यहाँ पे प्लेस किया है तो मैं यहाँ नहीं प्लेस कर सकता। तो मैं जो क्या करूँगा ना, मैं इसमें लेफ़्ट डायगनल और राइट डायगनल चेक कर लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आई को मैं अब री इनिशलाइज कर दूँगा रो -1 से और जे को इनिशलाइज कर दूँगा कॉलम -1 से। तो यानी कि अगर मेरा आई और जे कुछ इस प्रकार था, मतलब लेट्स से अगर इस सेल में मेरा आई और जे था
तो i-1 j-1 ये हो जाएगा, और i-1 और j+1 ये हो जाएगा। तो मुझे बस ये चेक करना है कि अगर हमारा i जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड j इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ i कॉमा j, i अगर वो -1 के बराबर है, तब तो यहाँ मैं फिर से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा वैल्यू। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट डायगनल, एडजेसेंट डायगनल हम दे देते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा राइट एडजेसेंट डायगनल। इसमें जो आई होगा ना, वो तो जो है लेस देन, ये तो सही है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जो जे है ना हमारा, आप मान के चलो कि अगर मेरा आई जे कुछ इस प्रकार होता ना, तो मेरा i-1 और ये j+1 ये तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो मुझे i-1 को तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन जो j+1 है ना, उसको मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो बोर्ड की साइज़ थी वो लेस देन इक्वल टू बोर्ड साइज़ -1 के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे इक्वल टू होगा, तो यहाँ पे मैं जे के लिए कंडीशन डाल देता हूँ लेस देन इक्वल टू जो हमारा बोर्ड साइज़ था -1। तो अगेन हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर ये सारी कंडीशन जो है मैच नहीं करती, तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे हम क्वीन को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर होगा ना 2D मैट्रिक्स का, उसके लिए हम एक और वेक्टर बना लेंगे। उसको मैं नाम दे देता हूँ सॉल्वर, सॉल्व बोर्ड नाम दे देता हूँ, और एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं जो कि इनिशियली फॉल्स इनिशियलाइज्ड होगा। और अब जो हम बैक ट्रैकिंग करेंगे ना, वो फंक्शन बना लेते हैं। इसको मैं सॉल्वर नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं एज अ पैरामीटर पास कर देता हूँ बोर्ड को, बाय रेफरेंस पास कर देते हैं। और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो होगा हमारा रो। अब जैसा मैंने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर रो में हम क्या करेंगे कि हर कॉलम को आइटरेट करेंगे, और वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हम क्वीन को प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। कुछ इस प्रकार से, जैसे ये पर्टिकुलर रो पे इस समय है हम अगर, तो 0 से लेकर के बोर्ड साइज़ -1 पे यहाँ तक जो है हम 1 बाय 1 आइटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर सेल पर मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पर कलर कोड को भी जो है मुझे मद्देनज़र रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना कि एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेता हूँ। जब भी मैं किसी कलर को विज़िट करूँगा तो फिर मैं उसे सेट में स्टोर कर लूँगा, और उसको नाम दे देते हैं विजिटेड करके। और अब हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे उस पर्टिकुलर रो में 0 से लेकर के बोर्ड साइज़ तक, जो कि बोर्ड साइज़ की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 10 है। अब मैं क्या करूँगा ना कि अगर मुझे उस पर्टिकुलर रो और कॉलम में पहले तो मुझे ये चेक करना है कि इज़ वैलिड पोजीशन, इसमें मुझे बोर्ड पास करना होगा और हमारा रो पास करना होगा और कॉलम पास करना होगा। तो अगर वो इज़ वैलिड कंडीशन मतलब वो वैलिड पोजीशन है अगर, तो फिर मुझे एक और चीज़ पास चेक करनी होगी कि अगर वैलिड पोजीशन तो है, लेकिन क्या कलर जो मैंने अगर उस
जिस सेल में मैं फिल करने जा रहा हूँ उस क्वीन को, क्या उस पर्टिकुलर सेल का जो कलर है वो ऑलरेडी विजिटेड था। तो अगर ऐसा था, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पर्टिकुलर सेल में जो है क्वीन को प्लेस कर दिया है, अब जो है कोड के हिसाब से तो ये एक वैलिड पोजीशन होगी। जैसे मैं सबको इरेज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने यहाँ क्वीन को प्लेस कर दिया है, तो हमारा जो इज़ वैलिड पोजीशन वाला फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन को तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि भाई ये सेम कॉलम में भी नहीं है और सेम रो में भी नहीं है और डायगनली अपोजिट भी नहीं है, डिसेंट जो है। लेकिन ये दोनों क्वींस जो हैं सेम कलर्ड रीजन में हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब भी मैं किसी क्वीन को प्लेस कर रहा हूँ किसी सेल में, तो उसका कलर भी विजिट कर लूँगा। तो इसलिए हमें ये भी चेक करना होगा कि विजिटेड डॉट फाइंड, और उसमें जो है बोर्ड को पास कर देंगे रो और कॉलम, जो बोर्ड है ना वो पर्टिकुलर कलर कोड स्टोर किया हुआ है। तो मुझे बस ये चेक करना है कि क्या वो विजिटेड नहीं है, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं एक कलर कोड नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जो कि टेम्परेरीली जो है स्टोर कर लेगा इस बोर्ड का कलर, मतलब उस पर्टिकुलर सेल का कलर। और फिर मैं क्या करूँगा, क्वीन को प्लेस कर दूँगा। प्लेस करने का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर रो और कॉलम पे मैं -1 वैल्यू स्टोर कर लूँगा। और फिर क्या करूँगा, जो विजिटेड सेट था उसमें इंसर्ट कर दूँगा उस पर्टिकुलर कलर कोड को। और फिर जैसे ही अगर मैंने किसी पर्टिकुलर सेल में जो है क्वीन को प्लेस कर दिया है, तो फिर मेरे को रिकर्सिव कॉल करना है नेक्स्ट रो के लिए। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं दे रहा। देखते हैं फिर हमें कौन सा जो है फंक्शन कॉल करना है। ये वर्ड जो सॉल्वर फंक्शन है उसी को कॉल करना है रिकर्सिवली। और इसमें मुझे पहला तो बोर्ड पास करना है, और जो रो है वो मुझे नेक्स्ट रो चाहिए, इसलिए मैं रो +1 पास कर दिया इसमें। और फिर एक बार मैंने जब कॉल कर लिया ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ। एक बार मैंने जैसे सपोज ना मैंने क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मेरे को पता चला कि जब फिर मैं नेक्स्ट रो में जाऊँगा, इस पर्टिकुलर रो में तो मैं चेक करूँगा नहीं, लेकिन ना नेक्स्ट रो में जाने के बाद जो है फिर मेरे को पता चला कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से तो काम नहीं बनेगा, मतलब हमें एक वैलिड सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करना है मुझे, अगर सोल्यूशन मिले या ना मिले ये चीज़ तो होगी ही कि इस क्वीन को जो मैंने प्लेस किया था इसका मुझे वापस वही कलर कोड इसमें स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि अनविजिट करना पड़ेगा क्वीन को। और फिर मैं क्या करूँगा ना, नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें विजिट करूँगा। तो उसमें जो कलर कोड था हमारा, जो मतलब बोर्ड जो है कलर कोड को स्टोर कर रहा है, तो उसमें मुझे अब फिर से -1 मैं स्टोर करूँगा और फिर जैसे नेक्स्ट रो के लिए कॉल करूँगा, और फिर नेक्स्ट रो के लिए फिर से हमारे यहाँ से एड्रेशन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने विज़िट किया था, मतलब बोर्ड में जो मैंने -1 स्टोर किया था, तो अब फिर से मैं वही कलर इसमें स्टोर कर दूँगा जो उसमें पहले था रिकर्सिव कॉल से पहले। तो इसलिए मैंने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया था कलर कोड नाम से। और फिर मेरे को एक और चीज़ करनी है कि अगर मैंने उस पर्टिकुलर सेल में अनविजिट किया है, तो जो कलर कोड मैंने विजिट किया था उसे भी अनविजिट करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, जो हमारा विजिटेड सेट था उसमें से इरेज कर दूँगा कलर कोड को। यहाँ पे लिख देता हूँ अनविजिट दी सेल। यहाँ तक हमारा कोड हो गया। अब बेस केस देख लेते हैं, बेस केस क्या होगा। बेस केस हमारा ये है कि जब हम नेक्स्ट रो में कॉल करते गए, तो एक पॉइंट पर ऐसा आएगा ना कि हम लास्ट रो में होंगे, यानी जो रो है हमारा इक्वल टू बोर्ड साइज -1 के बराबर होगा। -1 क्यों? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा कॉलम भी है ना,
तो नहीं, जैसे कॉलम नहीं, जब हमारा जब रो जो है हमारा जब बोर्ड साइज़ -1 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि मेरा जो है लास्ट रो है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट रो के लिए कॉल करूँगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ तक आ पाया, मतलब लास्ट रो तक आ पाया, और उसके बाद मैं नेक्स्ट रो के लिए रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि उससे पहले जितने भी रोज थे उसके लिए मैंने सक्सेसफुली क्या किया है, क्वीन को प्लेस कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एक वैलिड जो है वो कन्फिग्रेशन मिल गया जिसमें मैंने सारी क्वींस को जो है डिस्टिंक्ट रोज और कॉलम्स में स्टोर कर दिया है। तो मुझे बस ये चेक करना है कि हमारा जो रो है, अगर वो बोर्ड साइज़ के बराबर है, तो हमारा जो बूलियन वैल्यू मैंने एक रखी थी कि सॉल्व, उसको मैं ट्रू कर दूंगा। और फिर मैं क्या करूँगा ना कि जो मैंने ये बनाया था सॉल्ड बोर्ड के नाम का 2D मैट्रिक्स, उसमें मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा बोर्ड की, और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल को बचाने के लिए। अब फिर देखते हैं क्या बची चीज़। मुझे यहाँ पे जो है फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं पहले बोर्ड को पास करूँगा और रो की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर मैं चेक करूँगा कि इफ़ सॉल्व, यानी कि हमें एक वैलिड जो है कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है, तब तो मैं क्या करूँगा, आइटरेट करूँगा हमारे इस 2D मैट्रिक्स बोर्ड को, जो सोल्यूशन बोर्ड है। यहाँ पे मैं इंडिसेस दे देता हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे रोज़, और हर रो के लिए हम क्या करेंगे, हर कॉलम में आइटरेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि सेट कंसोल, मैं पहले सबसे पहले ये चेक करूँगा कि इफ़ जो हमारा सॉल्व्ड बोर्ड है मतलब उस पर्टिकुलर सेल में अगर वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी क्वीन है वहाँ पे उस पोजीशन पे। तो वहाँ पर मैं क्यू जो लेटर है उससे मैं डिनोट कर रहा हूँ क्वीन, और जो हमारा सेट कंसोल कलर होगा, मतलब मैं उसको मजेंटा कलर से जो है हाईलाइट कर रहा हूँ क्वीन को। तो यहाँ पे कलर कोड डालता हूँ 13। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि उस पोजीशन पर अगर क्वीन नहीं है, तब तो उसका जो कलर कोड था मैं वही डाल दूँगा, यानी कि सॉल्व्ड बोर्ड IJ, और यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा सॉल्व्ड बोर्ड IJ को, और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे। और जैसे एक पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर रो के लिए सारे कॉलम विजिट हो जाते हैं, तो हम न्यू लाइन का गैप दे देंगे। यहाँ भी एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। तो अब इस कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो इसमें अगर आप देखो ना, तो वैसे सोल्यूशंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो लास्ट सोल्यूशन है ना, वही हमारा मतलब जितने भी सोल्यूशन होंगे पॉसिबल, उसमें जो लास्ट सोल्यूशन होगा ना इस बैक ट्रैकिंग से अप्रोच से जो आया, वही जो है हमारा, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो आप जो है हर पर्टिकुलर रो और कॉलम में देख सकते हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारे पास क्वीन इस पोजीशन पर है, और उसी प्रकार इस पर्टिकुलर कॉलम में हमारा क्वीन यहाँ पर है, फिर तीसरे कॉलम में जो है क्वीन यहाँ पर है, चौथे में यहाँ पर,
पाँचवें में यहाँ पर, छठे में यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि हर रो में एक ही क्वीन प्लेस हुई है और हर कॉलम में भी एक ही क्वीन प्लेस हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर ना कलर कोड हमारा, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि अगर ना इस, ये कलर विजिबल नहीं है वैसे, अगर सपोज ना ये पूरा जो हमारा रो है और ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो और फिर ये पूरा कॉलम, अगर ये सपोज ना एक ही कलर से होता, मतलब ये जो कलर कोड है सबका सेम होता, तो इसमें क्या होता ना, ये दिक्कत आती कि हम जो है, जैसे एक रो, हमें एक से ज़्यादा रो मिल गई जिससे कलर कोड सेम है, और एक से ज़्यादा रो मिल गया जिससे कलर कोड सेम है, तो हम ना कभी भी ये असाइन नहीं कर पाएंगे। इन दोनों रोज़ में हम जो है असाइन नहीं कर पाएंगे क्वींस को, क्योंकि दोनों का कलर कोड तो डिफरेंट, क्योंकि हर रो में मुझे एक क्वीन तो प्लेस करना है, ये तो श्योर है। क्योंकि अगर मेरे पास n क्वींस हैं और अगर मेरे को सबको जो है डिस्टिंक्ट रो में स्टोर करना है, तो हर रो में तो मेरे को एक क्वीन को तो स्टोर करना ही पड़ेगा। अब दो रो के कलर कोड सेम हो गए तो दो में मैं जो है क्वीन को प्लेस नहीं कर पाऊँगा, तो इससे क्या होगा ना कि हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ें करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ इसके सोल्यूशन कितने होंगे टोटल। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग सॉल्व वेरिएबल एज बूल डेटा टाइप, हम क्या करेंगे, इसको इंट कर देते हैं और इसका नाम देते हैं सॉल्व काउंट, और इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं। और जब भी मुझे सोल्यूशन मिलेगा ना, तो मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितने सोल्यूशन पॉसिबल थे इसमें। सबसे पहले तो ये देखते हैं, यहाँ मैं लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। सॉल्व काउंट। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। इसमें कुछ दिक्कत आ गई क्या? इफ इज वैलिड पोजीशन, ये तो सही है। हाँ, यहाँ पर जो है मैंने एक मिस्टेक कर दिया है। फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यहाँ देखो, इसमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन कितने हैं, 6। तो ये जो लास्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये ओवरराइट होते जा रहा है, ये जो बोर्ड है हमारा, ये ओवरराइट होते जा रहा है। जब भी हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो सॉल्व बोर्ड है वो असाइन हो जाए, उसको हम जो है असाइन कर दे रहे हैं बोर्ड से। अब मैं क्या करूँगा, एक 3D वेक्टर बनाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि टोटल कितने सोल्यूशंस थे। तो इसमें आप ना इसको बना दो 3D वेक्टर, वेक्टर में पास कर दो 2D वेक्टर को, तो ये बन गया हमारा 3D वेक्टर। तो जब भी हमें एक सोल्यूशन मिल जाता है, तो अब हम असाइन नहीं करेंगे बल्कि उसी में स्टोर कर लेंगे। सॉल्व्ड बोर्ड डॉट पुश बैक, और यहाँ पे डाल देंगे बोर्ड को। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, आइटरेट करूँगा सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस में, और फिर उसे प्रिंट करेंगे। इसमें नाम दे देते हैं सोल्यूशन करके,
जो हमारा 2D वेक्टर होगा वो सोल्यूशन होगा। अब नाम चेंज कर देते हैं, और अब देखते हैं क्या हमें 6 सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो उसे प्रिंट करके देखते हैं। जो न्यू लाइन है उसे हर पॉसिबल सोल्यूशन के बाद एक और न्यू लाइन दे देते हैं। तो अब जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कितने सोल्यूशन मिले, 1 2 3 4 5 और 6। और इसको मैं इरेज करके आपको दिखाता हूँ कि क्या यही लास्ट सोल्यूशन था। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हो ना कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन था यही हमारा जो है लास्ट सोल्यूशन था। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि ना अगर हमारे जो बोर्ड का साइज़ है वो n है अगर, तो सबसे पहले मैं पहला जो रो उसको आइटरेट करूँगा हर कॉलम के थ्रू। जैसे ही अगर रो 0 है तो इसमें सारे कॉलम्स को आइटरेट करूँगा। तो सबसे पहले बोर्ड में क्वींस को प्लेस करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो है n, क्योंकि अगर n रो है तो n कॉलम भी होंगे, क्योंकि n क्रॉस n का डायमेंशन है। जब भी मैंने किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में क्वीन को प्लेस कर दिया, तो जब मैं नेक्स्ट रो के लिए कॉल करूँगा ना, तो एक तो जो पर्टिकुलर रो कॉलम में मैंने प्लेस किया था, सपोज अगर इसमें प्लेस कर दिया था क्वीन को मैंने, तो मेरे पास जो है ना अब नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी दूसरे रो के लिए अब हो जाएगी n-1, क्योंकि एक तो कॉलम ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो उस कॉलम में तो मैं वापस प्लेस कर नहीं सकता। अब जब मैंने नेक्स्ट रो के लिए कॉल किया ना इसके बाद, तो उसके बाद क्या होगा कि अब मेरे पास दो ऐसे रोज होंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर दिया था, तो अब मेरे पास क्या है ना कि दो ऐसे कॉलम्स होंगे जिन पे मैं क्वीन को प्लेस नहीं कर सकता थर्ड रो के लिए। तो अब जो है मेरे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल प्लेसमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा n-2। तो इसके लिए आप देखो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2। और ये कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास जो है जो लास्ट कॉलम आएगा ना, मतलब लास्ट रो आएगा, तो लास्ट रो में हमारे पास बस एक ही पॉसिबल जो हर पॉसिबल, जैसे इसमें जितनी भी मैंने पॉसिबिलिटीज़ ट्राई की थी, n पॉसिबिलिटी है सबसे पहले रो के लिए, तो इसमें ना जहाँ भी मैं क्वीन को प्लेस करूँगा तो अगर एक वैलिड सोल्यूशन मिलता है, तो हमेशा ना जब मैं लास्ट रो पर आऊँगा तो मेरे पास एक ही पॉसिबल जो है कॉलम होगा जहाँ पे मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी इन सारी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट। और ये कुछ नहीं है बल्कि n फैक्टोरियल ये, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं n से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कम करके प्रोडक्ट करते जा रहे हैं जब तक हम 1 वैल्यू तक नहीं आ गए। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हो जाएगी आपकी बिग O ऑफ n फैक्टोरियल। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आंसर वेक्टर को, जो हमारा आंसर 2D वेक्टर है उसके लिए मैं एक अलग से वेक्टर क्रिएट किया मैंने, जिसका डायमेंशन भी n² होगा। तो अगर मैं उस जो हमारा सोल्यूशन स्टोर करने वाला वेक्टर है उसको छोड़ दूँ, तो हमारा जो रिकर्शन होगा ना उसमें स्टैक में एक टाइम पर मैक्सिमम कितने जो है फंक्शन कॉल स्टोर हो सकते हैं। तो आप देखो तो यहाँ पे मैं ना हर बार क्या कर रहा हूँ, किसी नेक्स्ट रो के लिए जब कॉल कर रहा हूँ, तो जब भी मैंने कोई पर्टिकुलर रो पे जो है मुझे एक वैलिड क्वीन का पोजीशन मिला, तो फिर मैं नेक्स्ट रो के लिए कॉल कर रहा हूँ। और ऐसा मैं करते जाऊँगा ना, तो फिर क्या होगा कि जैसे जब फर्स्ट रो के लिए जो है हमारे पास n पॉसिबिलिटीज़ थी, फिर r+1 के लिए कॉल किया, फिर r+2 के लिए कॉल किया। तो ऐसा करते करते एट मैक्स जो है मैं r+ बोर्ड साइज तक जब मैं जाऊँगा, तो उसके बाद जो है मैं सोल्यूशन अपना स्टोर कर ले रहा हूँ। तो इसका मतलब कि हमारे रिकर्सिव स्टैक में
बोर्ड साइज़ के बराबर यानी कि ओ ऑफ एन के बराबर ही जो है मैक्सिमम स्पेस जाएगा, कंज्यूम होगा। और अगर हम जो हमारा जो सोल्यूशन है उसको स्टोर करने के लिए वेक्टर को भी कंसीडर करें तो ये हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो अगर आपने ना इस कोड को अच्छे से समझ लिया तो फिर लीड कोड के आप दो प्रॉब्लम्स बड़े आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है एन क्वीन वन और दूसरा है एन क्वीन टू। तो वीडियो को यहाँ पर अब समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।